नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित एक सुंदर सी एकांकी बहू की विदा के तीसरे भाग को हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 में वर्णित बहू की विदा के तीसरे भाग। आइए जानते हैं बहू की विदा के जो मुख्य पात्र है इस एकांकी के। वो पात्र है जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है, राजेश्वरी उनकी पत्नी, रमेश जीवनलाल का पुत्र, कमला रमेश की पत्नी और प्रमोद कमला का भाई। जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना कि राजेश्वरी प्रमोद और कमला के साथ बात कर रहे हैं, फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं। प्रमोद कहते हैं, बस माताजी कुशल क्षेम पूछ रहा था मेरी बहन कमला से। राजेश्वरी कहती, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? अपने पति के बारे में पूछते हैं उनके कथन। प्रमोद मौन रहता है और कमला नीचे दृष्टि करते हुए। राजेश्वरी समझ गई अपनी जिद के आगे तो वो किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपए चाहते हैं? 5,000 चाहते हैं माँ जी, प्रमोद धीमे स्वर में बोलते हैं। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ रुपये। उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। और उठ के सामने बढ़ने लगती है, मैं अभी लाती। प्रमोद मुझसे कहते हैं कि ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक गई और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद कहने लगते हैं कि मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं अपने बहन को बिना विदा कराए ही घर जा रहा हूँ। कमला बेचारी उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी रही। राजेश्वरी लौटती हुई कहती है, ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। विदा तो जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। और अपने कमर में बंधी चाबियों के गुच्छे को निकालकर कमला को देती है और बोलती है कि तिजोरी से रुपये निकाल लो। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उनको हृदय से लगा लेती, गले से लगा लेती। आखिर वो भी तो एक माँ है। जीवनलाल बाहर से आते हैं और बाहर से चिल्ला रहे हैं, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की, तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर करो तो स्वागत की तैयारी। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाले अर्थात इज्जतदार। तुम समझते हो कि दुनिया में एक ही तुम नाक वाले हो, सब नपटे हैं? राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल को ऐसे कटु वचन बोलकर डांटने लगती है। जीवनलाल कहने लगता है, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई नजर आती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रमोद का, ठीक ही तो कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा वह नाक मूंछ होते हुए भी नपटा है, मूंछ कटा है। और उधर से आवाज आती है हारने की। हो सकता है सोचने लगता है कि जीवनलाल मेरी गौरी आ गई। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? अंदर से कोई मिठाई का थाल तो लाओ उनके स्वागत के लिए। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे पे खड़े रहती है और बाहर से रमेश सदा चेहरे में उदासी, बरसाती कोट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। जीवनलाल कहता है, बाहर वाले द्वार के पर्दा हटाकर झांकते घबराए स्वर में, गौरी कहाँ है बेटा? रमेश कहने लगता है, वह नहीं आई पिताजी। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। जैसे छाती पर किसी ने घूंसा मार दिया हो, ऐसा
जीवन लाल को धक से लगा और कहने लगा, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। रमेश ने कहा, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया। लोभी कहीं गए। वापस आकर राजेश्वरी कहे, उन्हें क्यों भरा पूरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर देते, पर अपने बेटे वाले की नाक गाँव तो सिकुड़ भी रहती है। मगर शराफत और इंसानियत का क्या? राजेश्वरी बीच में ही कहती, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर तो पहले तुम ही कह रहे थे कि मुझको 5,000 रुपये चाहिए मरहम के लिए। चुप रहो तुम। जीवन लाल अपनी पत्नी को डांटते हुए चुप करा रहे हैं। राजेश्वर कहने लगती, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि मानते ही नहीं। और चाहिए तुमको दहेज, और चाहिए 5,000 रुपये। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं उसे देख लूँगा, ऐसे क्रोधित होने लगे। तभी राजेश्वरी उनको समझाते हुए कहती है, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का, तो तुम्हारा अपमान हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जीवनलाल चीख कर बोलती, गौरी की माँ। राजेश्वरी कहती है, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक जैसा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा न ही शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं और वे हाथ मर रहे हैं, सिर नीचे झुका हुआ है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल कहते हैं, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह भी बेटी वाला है तो सब उलझनें सुलझ जाएगी। मेरे प्रिय, ऐसे करके राजेश्वरी जीवनलाल को समझाते हैं। जीवनलाल रुककर अपनी पत्नी की ओर देखते, शायद तुम ठीक कहती हो राजेश्वरी। प्रमोद भी आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मैं चलता हूँ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। जीवनलाल चौंक कर बोलते हैं, कहाँ जाओगे तुम? प्रमोद बोलते हैं, गाड़ी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें कि इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। आप जो 5,000 रुपये मरहम के रूप में मेरे को दहेज मांग रहे हैं, उसको मैं देना नहीं भूलूंगा बाबूजी। ऐसा कहते हुए प्रमोद आगे बढ़ने लगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटते हुए आश्चर्य से पूछता है, बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? जीवनलाल कहते हैं, निश्वास भाव, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। और राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा जो करनी है, नहीं करनी है क्या? ऐसे जीवनलाल तैयार हो गया। उसको अब समझ आ गया कि दहेज नहीं मांग, बहू की विदा करना चाह रहा है। कमला हर्ष के आंसू पोंछते हुए शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे जो कांकी की यौनिका गिरने लगती, पर्दा गिरने लगती है और एकांकी खत्म होती है। प्रमोद अपनी बहन को विदा करा के ले जाते हैं। जीवनलाल समझ जाता है कि दहेज बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, दहेज लेना मूर्खता है, इज्जत और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों की ये बहू की विदा एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब पाठ के आधार पर समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान है, कैसे युवा दहेज प्रथा को समाप्त कर सकते हैं, इस बारे में आप लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।